गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल? कैसे हैं सभी लोग? मेरे बढ़िया हैं बेटा, एकदम बढ़िया हैं। बढ़िया, एकदम जबरदस्त। और सुनाओ, क्या हालचाल? बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे भी। वेरी गुड। मैं बढ़िया हूं बेटा। ग्राफ समझ नहीं आया। क्या कर है भाई? क्या करें? हमेशा ऐसा ही लगता है तुम्हें? है भाई? न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये क्वेश्चन तुम हर चैप्टर में पूछने लग जाते हो यार। तुम्हें लगता है कि अगले चैप्टर में पता नहीं क्या हो जाएगा है? अरे आज खत्म हो जाएगा। लो, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 11 में खत्म हो जाएगा। और कल से हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर देंगे। क्विज फॉर्म में डीपीपी अपलोड नहीं हुए? ऐसा? मुझे 1 मिनट दो, अभी मैं चेक कर देता हूं क्विज फॉर्म में अपलोड हुए या नहीं हुए। तुम न्यूट्रॉन 2.0 वाले हो ना? तुम्हारे लिए अभी चेक कर देते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। क्विज फॉर्म वाले मिलते हैं टेस्ट में। फिजिक्स डीपीपी में तुम्हारे पास अवेलेबल हैं यूनिट। अच्छा, ओके 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 ओके। अभी मैसेज डाल देता हूं भाई। ये क्या बात कही तुमने? ये क्या बात कही तुमने? अभी बोल देते हैं, अभी बोल देते हैं भाई। हाँ हाँ, क्विज फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इस पे भी डलवा देते हैं। न्यूट्रॉन 2.0 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डीपीपी क्विज फॉर्म में। क्विज स्पेलिंग बताना बे क्विज की। अबे डबल जेड आता है क्या या सिंगल आता है? सिंगल ही आता है? फिर गलत क्यों बता रहा है? क्विज फॉर्म में अपलोड नहीं हुई हैं, करवा दीजिए। ओके डन। तुमने कहा, हमने किया। है भाई? हैप्पी नाग पंचमी बिल्कुल आप सभी को भी। ठीक है, ओके। सर मेरे 7 क्लास छूट चुके हैं, अब आगे कैसे पढ़ूं? वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे रखो बेटा। छोड़ते रहा करो लेक्चर बीच बीच में, तो तुम्हें एक्सक्यूज मिलता रहेगा। क्यों भाई? एक्सक्यूज मिलता रहेगा तुम्हें, मार्क्स नहीं आने का, सिलेक्शन नहीं होने का। एक्सक्यूज भी तो चाहिए ना बेटा, वरना एट द एंड क्या बहाना बनाओगे? पूरे साल तुम मान लो जबरदस्त पढ़ रहे हो, फिर क्या बहाना बचेगा तुम्हारे पास? तो सबसे बढ़िया है कोई ना कोई कारण से लेक्चर छोड़ते रहा करो। कोई चैप्टर गायब कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो। इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा एक बहाना रेडी रहना चाहिए, जरूरी है। ठीक है ना? हम्म। अब नालायकपना छोड़ करके और जो
मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन शॉट लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा। तो जिसका भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बैकलॉग बच रहा है, मतलब हो रहा है, यदि एक दो लेक्चर है तो लेक्चर से देखो, यदि बहुत सारे लेक्चर हैं तो वन शॉट देख लो, ठीक है, और वहां से कवर करो, ठीक है। और मोशन इन प्लेन से फिर रेगुलर हो जाओ। नालायक को केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी नहीं मिले तो मैं डलवाऊंगा क्या बे? क्या समझ क्या रखा है तुमने मेरे को, हैं? क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, डेली मेहनत करते हो, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और बताओ, नेक्स्ट लेक्चर से मोशन इन प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू, करते हैं शुरू। ठीक। हाँ, चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ पढ़ा था, इसमें ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन पर एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। एक पूछ रहा है कौन सी स्लाइड है, नालायक को इतना समझ में नहीं आता कि टुडेज गोल पे है अभी, मतलब अभी तो स्लाइड स्टार्ट होंगी, पर बस लिखना होता है नालायकों को आते ही। क्यों लेट आते हो, हैं? चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटी ग्राफ का देखा था, वीटी ग्राफ से देखा था और एटी ग्राफ से देखा था। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है और उसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ऐसे एटी ग्राफ का एरिया काम की चीज होती है, वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। तो अब बेटा मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया अल्फा बीटा प्रॉब्लम। देखो बेटा, अल्फा बीटा प्रॉब्लम से क्या मतलब है, वो अभी जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से कि अल्फा बीटा प्रॉब्लम से क्या मतलब है, किसको मैं अल्फा बीटा प्रॉब्लम बोल रहा हूं। ध्यान से समझना, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और लगातार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक मोमेंट आया, उसने एक्सेलरेशन बंद किया और तुरंत से रिटार्डेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब ब्रेक लगाने लग गया। सिचुएशन को अच्छे से समझना, तभी आगे अच्छे से हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जब तक वो एक्सेलरेट होता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी, एक टाइम आएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहुंच गया हम मैक्सिमम वेलोसिटी पर, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गए, मतलब जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन बंद किया उस मोमेंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उसी मोमेंट पे तुरंत से रिटार्डेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब थोड़ी बहुत देर भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहे हैं, तुरंत से हमने क्या कर दिया, स्टार्ट रिटार्डेशन, तुरंत से हमने रिटार्डेशन स्टार्ट कर दिया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन जो है वो बीटा है, और वापस क्या किस पे आ गई, रेस्ट पे।
जब तक रिटायर्ड किया, जब तक कि रेस्ट पे ना आ जाए। तो इस टाइप की सिचुएशन जो होगी उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा प्रॉब्लम, वेयर अल्फा इज एक्सेलरेशन एंड बीटा इज रिटार्डेशन। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। तो कुछ रिजल्ट हम याद कर सकते हैं यहां से, जो बहुत ही काम के रिजल्ट हैं, वो सीधा अप्लाई करके हम तुरंत से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है और दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ चलना बढ़ रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुई इस प्लेटफॉर्म से, तो वो क्या करती है, लगातार एक्सेलरेट करती है, जल्दी है उसको पहुंचने की दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो एक्सेलरेट कर रही है कर रही है कर रही है, लेकिन फाइनली उसको रेस्ट पे आना है। तो वो लगातार एक्सेलरेशन करती जा रही है, एक मोमेंट आएगा उसने तुरंत से अब स्पीड कम करना शुरू कर दिया, रिटार्डेशन स्टार्ट कर दिया, और करते 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 फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, वो रेस्ट पे आ गई। ऐसी सिचुएशन को सोल्व करने का तरीका है अल्फा बीटा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बेटा देखो ग्राफ का यूज करते हैं। कैसे ग्राफ को यूज? देखो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ग्राफ यूज करो, लेकिन हम है समझदार आदमी, हम समझदारी दिखाते हैं, हम इसमें ग्राफ यूज करेंगे, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे। चलो प्लॉट करते हैं वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा। लेट सपोज एक्सेलरेशन अल्फा अलग है, बीटा अलग है, तो मैं क्या करता हूं, अल्फा जो एक्सेलरेशन है वो मान लो कम है, तो ये ऐसे एक्सेलरेट हुआ, और बीटा मान लो ज्यादा है तो ये रिटार्ड होकर के रेस्ट पे आ गई। इस टाइप का ग्राफ बना दिया। हो सकता है अल्फा ज्यादा, हो सकता है बीटा ज्यादा, मुझे नहीं पता, मैंने एक रैंडमली एक ऐसे ग्राफ बना दिया। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है, तो पक्की बात है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक्सेलरेट होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, रिटार्ड होगा तो निगेटिव स्लोप होगा। तो ये पहले पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, फिर निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, और फाइनली किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। अब जो ये मोशन है बेटा, इसके टाइम को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। मान लो t1 टाइम तक वो एक्सेलरेट हुआ और t2 टाइम तक वो रिटार्ड हुआ। लेट सपोज टोटल टाइम हमें t दे रखा है, टोटल टाइम ऑफ मोशन वो हमें t दे रखा है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका मतलब t1 प्लस t2 का जो सम है ना, वो हमें कैपिटल टी दे रखा है, जिसमें से t1 एक्सेलरेट होने का टाइम है और t2 रिटार्ड होने का टाइम है। टोटल टाइम t हो गया। इस दौरान ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसको v मैक्स बोल देता हूं। यह है मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा इसका जो स्लोप है, ये स्लोप आएगा अल्फा, इसका जो स्लोप है वो आएगा अल्फा, और इसका जो स्लोप है वो आएगा माइनस बीटा। ये माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया भाई, ये कोई बताएगा माइनस क्यों आया? रिटार्डेशन था तो निगेटिव स्लोप है, इसलिए माइनस का स्लोप है वो। ठीक है, हाँ नीचे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए निगेटिव का स्लोप, रिटार्डेशन है। वेरी गुड। तो चलो एक बात बताओ, अल्फा को कैसे निकाला जाए, अल्फा को कैसे निकाला जाए? अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा? ये है v मैक्सिमम, ये है t1। अल्फा क्या होगा? स्लोप, स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। y पे क्या है, वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, v मैक्सिमम, v मैक्सिमम अपॉन x में कितना चेंज हुआ, t1। बोलो हाँ है ना? तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि जो t1 है वो v मैक्सिमम अपॉन अल्फा के इक्वल है। इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, इक्वेशन 1 बोल दिया। t1 कितना है, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा। ऐसे बीटा क्या आएगा, बीटा बता सकते हो, बीटा कितना होगा? एक्चुअली बीटा के बजाय मैं लिखूं माइनस बीटा तो ज्यादा बढ़िया है। माइनस बीटा मतलब स्लोप हो गया। स्लोप क्या है, माइनस बीटा। स्लोप क्या होता है, y में चेंज अपॉन x में चेंज। बताओ y में चेंज कितना हुआ, y में चेंज देखो v मैक्सिमम से 0 हो गई, तो चेंज y में चेंज डिक्रीज हुआ है, तो माइनस का चेंज हुआ है, माइनस का v मैक्सिमम। ये माइनस क्यों है, समझ में आया? क्योंकि डिक्रीज हुई है।
कितने टाइम में? T2 टाइम में। तो यहां से माइनस माइनस भाग जाएगा, बता T2 कितना आ जाएगा? T2 आ जाएगा V मैक्सिमम अपॉन बीटा। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इसको इक्वेशन क्या बोल दिया? 2। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, देख। इस दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? T1 बाई T2। T1 बाई T2 वी मैक्स तो भाग जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा आएगा। देखो एक बहुत ही काम का रिजल्ट हमारे पास सामने आ गया। T1 बाई T2 जो है बीटा बाई अल्फा होगा। मतलब T1 क्या है? एक्सेलरेट होने का टाइम। T2 क्या है? रिटार्ड होने का टाइम, रुकने में टाइम। पहला भागने में टाइम, फिर रुकने में टाइम। और ये देखो एक्सेलरेशन के उल्टे रेशियो के इक्वल है। T1 के टाइम में एक्सेलरेशन अल्फा था, T2 के टाइम में एक्सेलरेशन बीटा था। तो जो ये टाइम है ना, ये इन एक्सेलरेशन के इनवर्स रेशियो में है, उल्टे रेशियो में है। और होना भी चाहिए। सोचो, एक बाइक चला रहे हो, पहले उसको भगा रहे हो एक्सेलरेशन, फिर ब्रेक लगा रहे हो। मान लो भगाने का एक्सेलरेशन कम है, ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन ज्यादा होता है। तो समय किसमें ज्यादा लगेगा? जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और जब एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो वही तो है, इसीलिए तो देखो टाइम का जो रेशियो है एक्सेलरेशन के इनवर्स रेशियो में आया। ये याद रख सकते हो, इसको तुम याद रख सकते हो, याद रखो। सिंपल रिलेशन है कि 0 से V1 होने में T1 टाइम लगा, और जीरो से V मैक्सिमम होने में T1 टाइम लगा, और V मैक्सिमम से 0 होने में T2 टाइम लगा। तो ये जो टाइम का रेशियो है इनके दौरान एक्सेलरेशन के रेशियो के इनवर्स रेशियो में होगा, उल्टे रेशियो में होगा। हाँ, अल्फा ज्यादा हुआ, यदि अल्फा ज्यादा हुआ तो T1 कम होगा, यदि अल्फा कम हुआ तो T1 ज्यादा होगा। तो ये रेशियो है। एक बात बताओ, हमारे पास दो रिलेशन आ गए, दोनों का सम T है और दोनों का रेशियो बीटा बाई अल्फा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो T1 कितना लगेगा, T2 कितना लगेगा? बता सकते हो? इन दोनों को सोल्व करके T1 और T2 निकालो, निकालो जरा। इन दोनों को सोल्व करके T1 और T2 निकालो जरा। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आई? T1 प्लस T2 का सम है कैपिटल T, एंड T1 बाई T2 जो रेशियो है ये है बीटा बाई अल्फा। क्या मैंने सिखाया था ऐसा कुछ सोल्व करना? क्या मैंने ऐसा कुछ सोल्व करना सिखाया था? बंटवारा करना याद आया? बंटवारा, हाँ, क्या मैंने ऐसा कोई बंटवारा करना सिखाया था? हाँ, याद है तो बताओ T1 कितना आएगा? इन दोनों से सोल्व करके बताओ T1 कितना आएगा। इन दोनों से सोल्व करो और बताओ T1 कितना आएगा। तो कैपिटल T के हिस्से करूंगा अल्फा प्लस बीटा, और T1 को दूंगा बीटा। ऐसे T2 जो है वो आएगा अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। ये काम कभी भी कर सकते हो, तुम्हें तो ये रेशियो याद रखना है। टोटल टाइम T हो गया, और ये टाइम का रेशियो बीटा बाई अल्फा होता है। टाइम का रेशियो क्या होता है? बीटा बाई अल्फा होता है। ठीक है, तो देखो T1 ये आ गया, T2 ये आ गया। तो इस फॉर्मूले से इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 करिए T1 इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाई अल्फा। तो अल्फा क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 इज इक्वल टू है V मैक्सिमम अपॉन अल्फा। तो V मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू T1। तो अल्फा इंटू T1 कितना आएगा? बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो कुल मिला के V मैक्सिमम मेरे पास आ गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, याद रखो, इस रिजल्ट को याद रखो। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड आ गई अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। डन। मतलब जब अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो, फिर तुरंत से बीटा से रिटार्ड हो,
तो मैक्सिमम स्पीड जो आएगी वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आएगी। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यदि मुझे निकालना है कि टोटल कितना चला, तो ये कैसे निकालूंगा भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालूं? मुझे पता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और फाइनली चलता गया सीधा और फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो इसके एरिया से आ जाएगा यार। इसका जो एरिया होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा या नहीं होगा? बोलो, इसका जो एरिया होगा वो ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो सीधा सीधा मैं कहूंगा ना कि डिस्टेंस जो है, ये जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल डी है ना, ये आएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना आ गया? हाफ इंटू बेस, बेस है टी, इंटू हाइट हो गया वी मैक्सिमम। रख दो वैल्यू, हाफ इंटू टी और वी मैक्सिमम रख दोगे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ध्यान से देखोगे ना तो डी जो आएगा वो आएगा हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस टेबल आएगा, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस टेबल आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये डिस्टेंस टेबल, ये याद रखने हैं। ये रिजल्ट क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये याद रखने हैं। एक याद करने का तरीका बताऊं? जैसे देखो, सब अपने अपने मेथड बनाते हैं याद करने के, तुम भी अपना कोई चीज याद करने के तरीके बनाते होगे। ये जो रिजल्ट है मैंने कैसे याद कर रखा है वो देखो, मेरे को याद रहता है रिजल्ट, कभी नहीं भूलता मैं। कैसे? समझना छोड़ो, ये फॉर्मूले तो याद रखने हैं, समझाए तो दिया ही पूरा, एक्सप्लेन तो हर चीज कर ही दी, पर याद कैसे रहे रिजल्ट? पहले तो कंडीशन ध्यान रखना है कब लगाना है। रेस्ट से स्टार्ट हो, लगातार बढ़े और फिर तुरंत उसके बाद घटने लग जाए, कहीं भी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, उसी केस में इसको लगाएंगे, उसी केस में। और इसको लगाने का तरीका क्या? देखो, एक एक्सेलरेशन है अल्फा और रिटार्डेशन है बीटा। अल्फा तो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन क्या है? बीटा है। तो एक नई चीज याद करो कि कुछ अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ एक्सेलरेशन जैसी चीज आ गई। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक नई चीज हमने डिफाइन की, एक्सेलरेशन, पूरे मोशन का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हमने क्या डिफाइन किया? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। लेट सपोज ऐसा कुछ एक्सेलरेशन हमने डिफाइन किया। सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये कोई फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं कि मान लो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा कुछ एक्सेलरेशन जैसी चीज है। अब एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक्सेलरेशन है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ध्यान से देख, u तो जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, a इंटू टी। वेलोसिटी क्या होगी? a इंटू टी। a ये कोई चीज आ गई, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, हो गई याद वेलोसिटी। t टोटल टाइम होगा, t क्या होगा? टोटल टाइम। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u फिर से जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हाफ ए टी स्क्वायर। यदि सिर्फ ये याद कर लो कि एक्सेलरेशन ऐसी कोई चीज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये कोई एक्सेलरेशन जैसी चीज है, तो ए टी हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। कभी नहीं भूलोगे, मैं तो नहीं भूलता, एटलीस्ट तुम भूल जाओ तो पता नहीं। बताओ ये याद रख सकते हो या नहीं? बस ये ध्यान रखना, ये जो टी यूज कर रहे हो कैपिटल टी, ये टोटल टाइम ऑफ मोशन है। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन, और बीटा क्या है? रिटार्डेशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने हैं हर चीज के, किसी में प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो बोलो, तुम क्या सोचते हो? तो भाई हम भी तो याद करने के कोई तरीके तो दिमाग में लाते हैं ना यार, ऐसी कोई बात थोड़ा है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया मेथड ले आता हूं मैं दिमाग में। कोई बात नहीं, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। हाँ, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। एक और रिलेशन निकाल देते हैं, एक और रिलेशन निकाल देते हैं क्या?
बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी यदि तुमसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बताओ वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये तो डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लगा? टी। टी से टी चला गया, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा ये आएगा हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आएगा, ये वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम अपॉन 2 के इक्वल। यदि इस दौरान की एवरेज निकालोगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2 आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2 के इक्वल आएगा एवरेज। ये भी वैसे याद कर सकते हो कि एवरेज जो होती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो यहां फाइनल की जगह मैक्सिमम है, तो इनिशियल 0 और इधर वी मैक्सिमम बाई 2, तो वी मैक्सिमम बाई 2 हमारी एवरेज आ गई। वी मैक्सिमम बाई 2 हमारी एवरेज आ गई। ठीक है, ये एवरेज आ गई। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो सीधा याद रखोगे। मोस्टली यूज जो रिजल्ट है ये डिस्टेंस का ये वाला आता है। कई बार ये क्वेश्चंस में बड़ा आसान कर देता है क्वेश्चन को, तो ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये क्लियर हुआ सभी को? लिख लिया सभी ने? प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं? ये लो प्रीवियस स्लाइड, ये लो। ग्राफ बनाया पहले, तो देखो कई बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना करके भी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वहां से अल्फा बीटा से मैंने T1 और T2 का रिलेशन निकाला। ये रिलेशन तो वैसे ही दिमाग में होना चाहिए कि यदि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो है ये इन एक्सेलरेशन के इनवर्स रेशियो में होगा। मतलब T1 बाई T2 जो होगा वो A2 बाई A1 मतलब बीटा बाई अल्फा होगा। ये वैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बेटा फॉर्मूला के। ये कोई पूछने की बात है यार? शॉर्ट नोट्स तो साथ साथ हर चैप्टर के बनाते जाओ। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर एक चैप्टर खत्म होता है, फिर चैप्टर के खत्म होने के बाद जब डीपीपी पीएनएस ये सब कर लेते हो ना, तब जब रिवीजन करते हो कभी किसी दिन बैठ के, तब तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और बहुत काम की चीज है शॉर्ट नोट्स। ठीक है। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए अब यार? कैसे बनाए बेटा? ये सब पर्सनल चीजें होती हैं, खुद की होती हैं, खुद डिसाइड करता है बंदा। तुम यदि पढ़ते हो ना सच में, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें क्या चीज याद करनी है। मैं चैप्टर खत्म होने के बाद डीपीपी पीएनएस सोल्व करने के बाद बनाने की क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? जब तू वो सब क्वेश्चन सोल्व करेगा ना, तो तेरे को ये आइडिया हो जाएगा कि तेरे को क्या क्या फॉर्मूले जरूरत पड़ती है। बस जब शॉर्ट नोट्स बनाएगा तो उन्हीं को तो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। उन सारे फॉर्मूलाज को एक बढ़िया से पेपर में लिख लेंगे अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में, ये शॉर्ट नोट्स हो गए। उसकी सारी कंडीशन लिखेंगे कि कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो कब लगाते हैं, उसकी डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं, ये सब एक्सप्लेन कर लो, हो जाएगा। बस फॉर्मूले ही तो बनाने होते हैं। और एक बार जब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो रिवीजन फिर से उसी से कर लिया करो। टेस्ट के टाइम में सर रिवाइज क्या करना है? हद हो गई भाई। टेस्ट के टाइम में बेटा जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा होता है ना, उसको छोड़ के बाकी सब रिवाइज करना होता है। जो टेस्ट के सिलेबस में जो आ रहा होता है वो नहीं रिवाइज करते, बाकी कुछ भी रिवाइज करो, कुछ भी। ऐसे रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी न्यूज़ देख ली, टीवी पर देख लिया, कोई मूवी देख ली, ऐसे रिवाइज करते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ ली, सही बात है, ज्योग्राफी पढ़ लो। पढ़ लिया करो, कौन राजा कब जन्म हुआ था, कब मरा था, ये पढ़ लेना यार। ये भी कोई बात है? टेस्ट के पहले क्या रिवीजन करोगे? टेस्ट का रिवीजन करोगे, जो पढ़ाया तुमने उसको। इधर आओ, ये क्वेश्चन करो।
तो देखो कैसे अल्फा बीटा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, कहीं नहीं बोलेगा लेकिन फिर भी हम यूज करेंगे। कैसे बोला द इंजन ऑफ ए मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मोटरसाइकिल जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन रख सकती है वो इतना है। इट्स ब्रेक कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। वो मिनिमम टाइम बताओ जिसमें ये 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो कोई भी कहेगा कि यदि इसको ऐसा करना है मिनिमम टाइम में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले वो लगातार एक्सेलरेट होती रहे और एक मूवमेंट के बाद वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करे। इस तरीके का मोशन होना चाहिए। ये तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए और रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप बोलूंगा तो -10 आएगा, रिटार्डेशन लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये जो टोटल टाइम है ये हमसे पूछा है, ये जो टोटल टाइम है ना ये हमसे पूछा है। भाई इतना तो पक्का है, ऐसे केस में मिनिमम होगा यदि उसने थोड़ी देर चलाई और फिर बाद में लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन करना बंद कर दिया, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और फिर बाद में कभी ब्रेक लगा रहा है, ऐसे रैंडम कुछ भी करेगा, इसके अलावा कुछ भी करेगा तो टाइम खराब कर रहा है। कम से कम टाइम में पहुंचना है ना। तो बेटा ऐसा नहीं लगातार एक्सेलरेट करता जा रहा है, एक्सेलरेट करता जा रहा है, पूरे 1.5 किलोमीटर एक्सेलरेट करता गया और लास्ट में ले जाके ठोक दिया, ऐसा थोड़ा ना करना है। फाइनली सेफली रुकना भी है तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि किस टाइम पर मैं ब्रेक लगाना स्टार्ट करूं जिससे कि जस्ट उसी जगह जाके रुकूं जहां मेरी रेस खत्म हो रही, जहां मेरी डिस्टेंस खत्म हो रही है। समझ रहे हो। तो बहुत सोच समझ के ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसको, तब जाके वो मिनिमम टाइम में वहां से पहुंच पाएगा। ठीक है। तो बताओ, देखो यदि मेरे को फॉर्मूला याद है ना तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला सीधा लगाऊंगा, हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। यदि मुझे फॉर्मूला याद है ना तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा, तुरंत, कुछ नहीं करना। डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर तो मीटर में लिखो 1500 मीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा 5 बीटा 10 अपॉन 5 प्लस 10 और टी निकालना है। मिनिमम टाइम पूछा है ना, ये टी आ जाएगा। लो 1500 गुना से 3000 हो जाएगा और ये आएगा 50/15 गुना टी स्क्वायर। 15 5 6 30 600 है भाई, नहीं 5 6 30 60 ही आएगा, 600 नहीं 60 और 15 6 90 900, तो टी आ जाएगा 30 सेकेंड। टी कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। ये लो आंसर। यदि फॉर्मूला याद है तो देखो कितना आसान हलवा क्वेश्चन हो गया यार। इसलिए ये अलग से प्रॉब्लम बताई गई है, अलग से बताने का रीजन ये है। ठीक है। अरे बोलो बोलो बोलो, मजा आया। 1500 क्यों लिया? मेरी मर्जी थी बेटा, मेरे को 1.5 अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने 1500 ले लिया। तुम्हें 1.5 अच्छा लगता है 1.5 ले लो, मुझे 1500 अच्छा लगा मैंने 1500 ले लिया यार। बोलो नालायक। अबे किलोमीटर में है, सारी यूनिट हम, सारी वैल्यू हम ऐसा यूनिट में रखते हैं। इतना बोला मैंने, मतलब कोई चीज में ना बोलू ना पर सुनते नहीं हो तुम। तुम्हारा क्या होता है, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, फिर एक बार आते हो अच्छा अरे ये क्या कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ध्यान, जो मैं बोल रहा हूं हर एक शब्द पे ध्यान होना चाहिए। बोला था मैंने 1500 क्यों लिख रहा हूं मैं, किलोमीटर में है, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा इसलिए 1500 लिख रहा हूं। सुनते तो हो नहीं नालायक हो तुम। ले अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी में, सेकंड पार्ट इसका। अब बाद में मत बोलना सर जरूरत क्या थी, यहीं तक तो आंसर आ गया। अरे एक नया क्वेश्चन करवा रहा हूं, कभी बाद में थोड़ी देर बाद को सर ये साइड में ये वो क्या कर दिया सर, क्यों कर दिया, समझ नहीं आया, ऐसे मत बोलना फिर बाद में। सुन गया ना। हाँ सेकंड पार्ट करवाऊं नया क्वेश्चन, इसी में एक नया क्वेश्चन करवा रहा हूं। यदि मान लो पूछ लिया जाए फाइंड
टाइम फॉर विच find time at which he should start applying brake for minimum time. मतलब क्वेश्चन वही है कि मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। मान लो उसको फिजिक्स नहीं आती जो मोटरसाइकिल चला रहा है, तो तुम जाके उसको कान में बता के तो आओगे ना, अरे तेरे को इतनी देर बाद ब्रेक लगाना स्टार्ट करना है, हेल्प तो करके आओगे ना। तो उसको टाइम तो बताओगे ना, उसको नहीं पता, वो पता चला जल्दी ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, पहले ही रुक गई, या लेट ब्रेक लगाना स्टार्ट कर रहा है, कहीं जाके ठोक दी लास्ट में। तो उसके जाके कान में उसको तुम बता के आओगे ना कि कहां ब्रेक लगाना स्टार्ट करना है, वो टाइम बताना है कि तुझे स्टार्ट करने के इतने टाइम बाद ब्रेक लगाना है। हाँ, वेरी गुड, एक जवाब आ गया कामरान, वेरी गुड। दिखना लायक आधा, मतलब 15-30 सेकेंड है सर, आधे टाइम बाद लगा देगा ब्रेक। तूने जिता दिया नालायक उसको, तू जिता देगा उसको पक्का। तो दिमाग लगाओ ना यार। तुम क्या करोगे, यहां से देखो कुछ टाइम वो एक्सेलरेट करेगा, तो T1 टाइम तो एक्सेलरेट करने का है और T2 टाइम उसको रुकने में लगेगा। तो तुम्हें पता है ना कि T1 रेशियो T2 जो होता है ये बीटा अपॉन अल्फा होता है। तो बीटा है 10, अल्फा है 5, मतलब 2:1। तो T1 बाई T2 तो होगा 2:1, और T1 प्लस T2 दोनों का टोटल टाइम आया 30 सेकेंड। यहां से सोल्व करके तो T1 बता दे कितना आएगा। तो 30 सेकंड के कितने हिस्से करोगे, 2 और 1 3 हिस्से करोगे, और इसको कितने हिस्से दोगे, 2, तो ये आएगा 10 2 20 सेकंड, 20 सेकंड आएगा। कुछ गधों को ये समझ नहीं आएगा ये क्या करती है, ये T1 क्या कर दिया सर, समझ ही नहीं आया। बेटा जिसको नहीं समझ में आए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां T1 बाई T2 दे रखा है, इसको और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके खुद से निकाल लेना, यही आएगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद उसको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो आफ्टर 20 सेकंड वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बताओ यदि चीजें याद रखते हैं छोटे मोटे रिजल्ट, तो कितना मजेदार हो जाता है इनको सोल्व करना, बिल्कुल हलवा हो जाता है यार। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन को सोल्व करके, तुम्हारा मुझे पता नहीं है भाई, क्या कहते हो, तुम्हें कैसा लगा? उत्तम कुमार पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट इज नालायक। तेरे को क्या मतलब है भाई, दुनियादारी से मतलब है नालायक को, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है गधा। हाँ, बस वेट ही कर रहा था कोई पूछे 20 कैसे आया। ऐसे ऐसे देखो 20 आ गया, जादू, जादू किया बेटा, जादू आ गया 20। अबे नालायक, इनको सोल्व कर ले। ये क्या करता हूं मैं, ऐसे क्यों करता हूं मैं ये, कि तेरा ध्यान ना हो कि मैं जब समझा रहा हूं और बाद में तू कभी इसको देखे तब भी तेरे को समझ में आया कि ये कहां से आया। अभी तो मैं बोल रहा हूं, बाद में कभी देखे तो भी समझ में आएगा कि अच्छा इन दोनों को सोल्व करके ये आंसर निकाला है। दीपक यादव जी पूछ रहे हैं कि सर मैक्सिमम टाइम पूछे तो, मान लो पहुंचने का मैक्सिमम टाइम पूछे तो। अबे नालायक, तुम्हें मैं बता चुका हूं कई बार कि मन से क्वेश्चन मत पूछा करो, मन से मत बनाया करो। मैक्सिमम पूछे तो, मैक्सिमम पूछे तो गाड़ी बंद करके बैठ जाना, सो जाना आराम से, जाना ही मत, 1.5 किलोमीटर जाना ही मत, गाड़ी स्टार्ट मत कर,
बैठा रहे। मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछते हो, मैक्सिमम टाइम पूछे तो हद हो गई यार। मत जाना वहां पे 1.5 किलोमीटर करने, उसको जा ही मत, चल ही मत, नहीं पहुंचेगा कभी भी, इनफाइनाइट आ गया। ऐसे क्वेश्चन कहां से लाते हो तुम? जो क्वेश्चन दिया है वो तो सोल्व करोगे नहीं, नया क्वेश्चन जबरदस्ती सोचोगे ऐसा पूछे तो। अरे यार सोच समझ के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे मर्जी से कुछ भी नहीं बनते हैं। मत दिमाग लगाया करो इतना, जो क्वेश्चन दिया जाए ना बस उसको सोल्व कर लिया करो प्लीज। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। जब भी मिनिमम पूछता हूं 2-4 लोग ये लिखेंगे मैक्सिमम पूछे तो। नालायक। चलो, एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व, एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व। हाँ भाई, मतलब एक्स कर्व, एक्स कर्व से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये देखते हैं। चलो देखो, एक्सेलरेशन इधर है, एक्स इधर है, ये कोई कर्व है, तो इसका स्लोप तो हमें कोई काम की चीज नहीं बताता है। ठीक है, इसका स्लोप तो कोई काम की चीज नहीं बताता है, लेकिन इसका एरिया हमारे काम का बन सकता है, इसका एरिया। तो देखो किसी भी कर्व का जो एरिया है उसको लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो वाई पे यहां क्या है ए, एक्स पे यहां क्या है, तो एक्स है तो ए डी एक्स। बोलो बोलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स आ गया। क्या आ गया एरिया? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। बताओ ए को क्या लिखना चाहिए? इस सिचुएशन को देख के बताओ ए को क्या लिखें कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, और थोड़ा आगे सस्ता सा बन जाए, अच्छा सा फॉर्मूला बन जाए। ए को क्या लिख सकते हैं? यदि तुमने डीवी बाई डी लिखा तब तो कोई काम की चीज बनेगी नहीं, क्योंकि dt तो है ही नहीं, इधर कैंसिल ही नहीं होगा, तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा। वेरी गुड, समझ गए, वी डीवी बाई डी एक्स। वेरी गुड, वी डीवी बाई डी एक्स, एक्स को ए को लिख दो, और dx ये है, तो देख dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बस एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। वी का वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। मतलब इसका जो एरिया है ये थोड़ी बड़ी सी चीज आ रही है, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, ये बताएगा। तो एरिया अंडर ए एक्स कर्व, ये ध्यान रख सकते हो, एरिया अंडर ए एक्स कर्व ये जो है ये हमें देता है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें देता है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इसका जो एरिया है, एक काम करो, इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वी फाइनल स्क्वायर वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, इसको मास से डिवाइड भी कर दो, मास से मल्टीप्लाई भी कर दो, क्या कोई फर्क पड़ा? यदि मान लो उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दूं तो देखो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, लेकिन काम का रिजल्ट जरूर बन गया। क्या बन गया? ये लिखा हुआ है, इस 2 को ऊपर रखो तो ये लिखा हुआ है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2, तो ऊपर चला गया, नीचे एम बच गया। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? अबे मोमेंटम नहीं गधो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, जो ऊपर लिखा हुआ है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एरिया अंडर एएक्स कर्व, एएक्स कर्व का जो एरिया है ये देता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ये रिजल्ट देता है। तो ये हम कभी क्वेश्चन में काम आए तो हम याद रख सकते हैं कि यहां से काइनेटिक एनर्जी में चेंज पर यूनिट मास भी बताया जा सकता है।
ठीक है ना, वो सेम चीज है, ये भी और ये भी सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा रिजल्ट को मॉडिफाई करके हमने अच्छा रिजल्ट बना दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं एक, ये क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे ये दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन का एक्स के साथ वेरिएशन दे रखा है, ठीक है, ए से बी तक। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। ए पर वेलोसिटी दे रखी है और पार्टिकल की वेलोसिटी बी पर पूछी है। करो जरा बेटा, करो करो बेटा। ए एक्स कर्व है, देखो बैक स्लाइड देख लो एक बार, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। एरिया जो है वो लिख लो तुरंत से, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2 बताता है, ठीक है। तो एरिया अंडर ए एक्स कर्व को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। चलो अब सोल्व करो, अब सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छे सोल्व करना भाई। क्या आएगा, देखो बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी पूछा है यहां पे। ए पर हमें दिया है, बी पर हमें पूछा है, तो क्यों ना हम इस एरिया से कुछ काम का रिजल्ट निकाल लें। सबसे पहले तो बताओ ये एरिया कितना आएगा। एरिया, एरिया जो है ये आएगा, ये तो ट्रिपीजियम बन रहा है, देखो ये दो साइड पैरेलल होगी, ये इनकी सेपरेशन होगी, तो ये आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हो गया 5 और ये हो गया 10, 5 प्लस 10 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 6 से 8, कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 10 15, 15 यूनिट आ गया। इसका जो एरिया है 15 यूनिट आ गया। इसका एरिया बताता क्या है, एरिया अंडर ए एक्स कर्व, ये क्या बताता है, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। ये एरिया हमें कितना दे दिया 15, वी फाइनल हमें निकालना है, वी इनिशियल हमें कितना दिया है, देखो ए पर हमें वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, इस 2 को उधर ले जाओगे 30 बन जाएगा, तो यहां से v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 30, तो वो और 4 ये जाएगा 34, तो यहां से v फाइनल आएगा √34 मीटर पर सेकेंड। √34 आंसर आ रहा है भाई, √34 मीटर पर सेकेंड। ना लायक कुछ भी तुक्का दे रहे हैं, सोल्व तो करते नहीं हो तुम लोग। बताओ अभी जब मैंने बता दिया कि इसका एरिया ये बताता है, तुम गधे हो यार। अब बताओ, तुम खुद मानो क्या हो तुम। जब मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका एरिया ये बता, देख एक इंसानियत के नाते एक बात पूछता हूं, मैंने बता दिया कि इसका एरिया ये बताता है, ठीक है, पीछे करके वापस भी दिखा दिया कि ये फॉर्मूला लिख लो, दिखा दिया। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन दिया, ये एरिया है, ठीक है, तुमसे अब क्या कहूं मैं, तुमसे ये एरिया नहीं निकल रहा, और जिसने एरिया निकाल लिया उससे ये फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकल रहा। अब इसका क्या किया जाए बताओ, ऐसा क्या तरीका तुम्हें बता दिया जाए, या तुम्हें ऐसा क्या सिखा दिया जाए जिससे कि तुम इस इक्वेशन को सोल्व कर सको। आंसर तो तुम डी दे रहे थे, पहले क्वेश्चन में आंसर ए दिया था, और अब बोल रहे हो रिपीट। बता बता, अरे क्या रिपीट यार नालायक। ये देखना, ये एरिया ट्रिपीजियम बन रहा है, ये 1000 बार आ चुका है ये एरिया। सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम, ये 5 ये 10 पैरेलल साइड का सम,
और उनके बीच की सेपरेशन 6 से 8 तक 2, ये 15 यूनिट आ गया। ठीक है, ये आ गया 15 यूनिट। बस इस एरिया को 15 रख दिया, एरिया ये बताता ही है, फाइनल निकालना था, इनिशियल ए पे 2 दे रखा था, सोल्व करके आंसर आ गया। और तुम चाहते हो इसको रिपीट कर दो, बताओ बताओ भगवान क्या करूं मैं? है भाई, कुछ खुद से कर लिया करो बेटा, कुछ सोल्व वगैरह कर लिया करो यार। तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, मेरा कोई पर्सनल इसमें कुछ वो नहीं है। तुम सोल्व करना सीख जाओगे, थोड़ा समझदार बन जाओगे, थोड़ा सीरियस हो जाओगे, इसमें तुम्हारा भला है भाई, मेरा कोई भला नहीं है इसमें अलग से। अरे ये फिजिक्स नहीं बोलते बेटा इसको, ये फिजिक्स नहीं है इसको सोल्व करना भाई, समझो। हमेशा बहाना मत बनाया करो, ये फिजिक्स नहीं है, ये जोड़ बाकी गुना भाग है भाई। डरो देखो, इस दिमाग से निगेटिव चीजें निकाल दो। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। तूने सोच लिया कि तुझे फिजिक्स नहीं आती, तो तुझे फिजिक्स कोई सिखा ही नहीं सकता। सच्चाई है, कोई नहीं सिखा। दुनिया की सारी ताकत लग जाए तेरे को सिखाने के, तो भी तू फिजिक्स नहीं सीखेगा, क्योंकि तेरे दिमाग में बैठ गया तेरे को फिजिक्स नहीं आती। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में से निकाल दे, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर लूंगा। पॉजिटिव चीजें देखो। तूने 10 क्वेश्चन सोल्व किए, चल तेरे से डीपीपी के 3 ही क्वेश्चन बने, तू ये क्यों देखता है कि तेरे से 7 क्वेश्चन नहीं बने? अरे तू ये देखना तेरे से 3 क्वेश्चन बन गए यार, ये देख, पॉजिटिव चीज देख उसमें। जो 7 नहीं बने उनके ऊपर मेहनत कर, लेकिन हमेशा खुश तो रहना सीख यार, खुश तो रहना सीख, तब ताकि तेरे साथ अच्छा होगा। वो नहीं कहानी सुनी, गिलास में पानी भरा हुआ, आधा भरा है आधा खाली है, बताओ दिखाया जाए तो कोई बोलता है आधा भरा है, कोई बोलता है आधा खाली है। तो वही नजरिया होता है कि हम क्या देखते हैं लोगों के अंदर। ऐसे खुद के अंदर भी देखो, पॉजिटिव चीजें देखो खुद की, वो तुम्हें मोटिवेशन देंगी, उससे तुम चीजें अच्छे से गेन करोगे, बढ़ाओगे, चीजें मार्क्स बढ़ेंगे। जितने आए उनसे खुश रहो, अपनी मेहनत को देखो, और फिर देखो कि हाँ यार मैंने मेहनत इतनी ही की थी, मेरे मार्क्स इतने आए हैं, अच्छा है, चलो मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगा। पर नहीं नालायक, तुम उल्टा देखते हो। 10 में से 2 क्वेश्चन होते हैं तो कोई अच्छी बात है ना, तूने 2 के लायक की मेहनत की है, तो 2 होंगे, और मेहनत कर, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। तू सोच रहा है कि एक बार में 10 के 10 बन जाए, नहीं बनेंगे बेटा, नहीं बनेंगे एक बार में 10 के 10। चलो मुझे काफी चीजें आज कंप्लीट करनी है, आज ये चैप्टर खत्म करना है। वेलोसिटी पोजीशन करो, एक वेलोसिटी पोजीशन करो, ये कोई अलग से नहीं है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको करवाना चाह रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में वेलोसिटी का एक्स के साथ वेरिएशन दे रखा है, एक्स पोजीशन है, वी वेलोसिटी है, ठीक है, पोजीशन मीटर में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर। पहला क्वेश्चन है कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे एक्सेलरेशन बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो ड्रो एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व, इसका एक्स कर्व भी बनाओ। वीएक्स कर्व दे रखा है, इसका एक्स कर्व भी बनाना है। 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेपरेटली सोल्व करना है दोनों को, ठीक है ना, दोनों को बिल्कुल सेपरेटली सोल्व करो। चलो सोचो, वीएक्स कर्व से ऐसा क्या करो कि तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाए। तो वेलोसिटी और एक्स के साथ एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? v और x के टर्म्स में एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, कोई मुझे बताएगा, याद दिलाएगा, याद दिलाएगा कोई, v और x में क्या एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है? वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलरेशन होता है बेटा v dv बाई dx, v dv बाई dx। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मतलब एक्सेलरेशन निकालना है तो तेरे को x इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो तेरे को x इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालनी है और x इक्वल टू 1 पे dv बाई dx निकालना है। बता इस ग्राफ का यूज करके बता, एट x इक्वल टू 1 पर देखूं तो v कितना है, इस ग्राफ को देख के बता x इक्वल टू 1 पर v कितना है, x इक्वल टू 1 पर v कितना है बता। 2 है, 2 है,
यदि ये ना भी देता ना 2 बेटा, तो भी हम समझ जाते कि 2 मीटर में 4 से 0 हो गया, तो 4 का चेंज हुआ 2 मीटर में, तो 1 मीटर में 2 का चेंज होगा, समझ गए ना, हम कर देते। पर यहां दे रखा है, अच्छी बात है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड। डीवी बाई डीएक्स कैसे निकालेगा? डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई डीएक्स क्या है? स्लोप। डीवी बाई डीएक्स क्या है? स्लोप। और ये तो स्ट्रेट लाइन है, क्या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिख सकता है? कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, याद आया? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज। बता कितना स्लोप आएगा? 2 नहीं आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा बेटा, प्लस माइनस का ध्यान रखो, प्लस माइनस का ध्यान रखो मेरे बेटे, प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। ये निगेटिव स्लोप की लाइन है यार। तो y में चेंज, y में देखो 4 से 0 हो गया, तो y में चेंज है माइनस, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, और x में देखो 2 माइनस 0, देखो माइनस माइनस 4 है y में चेंज, y में चेंज माइनस 4 का डिक्रीज हुआ है। तो स्लोप जो है dv बाई dx जो है वो +2 नहीं -2 आएगा, -2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v dv बाई dx। जब तू v निकाल चुका है कितना? 2, और dv बाई dx निकाल चुका है -2, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। आ गया आंसर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। देख कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बेसिक चीज है, कोई चीज याद नहीं रखनी। वीएक्स कर्व के क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं सिर्फ वो सिखा रहा हूं कि ऐसे कोई ग्राफ दे देगा और तुमसे किसी एक एक्स पर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो उस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस पोजीशन पर देखो। ये सबको पता है कि एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डीएक्स होता है, सबको पता है कि एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डीएक्स होता है। तो कुल मिला के x इक्वल टू 1 पे v निकालना है और dv बाई dx निकालना है। तो x इक्वल टू 1 पे v तो 2 है, 2 आ गया। dv बाई dx क्या होता है भाई? स्लोप होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का? y में चेंज अपॉन x में चेंज। 4 से 0 हो गया वेलोसिटी, तो चेंज हुआ -4 का, और x में कितने का? 2 का, तो यहां से dv बाई dx आ गया। काम बन गया, काम बन गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, ax कर्व बनाना है। देखो ये तो किसी एक x के ऊपर वेलोसिटी निकालना हो गया, चलो मुझे ax कर्व बनाना है, तो देखो कैसे करूंगा। ax कर्व के लिए क्या करूंगा? ये लाइन दे रखी है, फ्रॉम गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ या फ्रॉम ग्राफ राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बताओ, इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, बताओ कैसे लिखूं? लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं चाहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y पे क्या है? v, y पे क्या है? v, y तो v हो गया, y तो क्या हो गया? v। स्लोप क्या है? अभी निकाला स्लोप, -2। स्लोप क्या है? -2। x पे क्या है? x ही है, प्लस सी होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है? इस ग्राफ को देख के बताओ y इंटरसेप्ट कितना है, बता बता जल्दी। y इंटरसेप्ट कितना है? 4। वेरी गुड, 4 है, बिल्कुल सही, 4 है। आ गया रिलेशन। v इज इक्वल टू आ गया -2x प्लस 4, आ गया। v इज इक्वल टू आ गया -2x प्लस 4। तुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए? dv बाई dx। तो v से देख dv बाई dx आ जाएगा। वैसे dv बाई dx मुझे पता है -2 है, पर फिर भी निकाल ले यहां से। dv बाई dx आएगा -2, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन -2 आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? v dv बाई dx। तो v तो क्या है? -2x प्लस 4 इंटू dv बाई dx क्या है? -2।
बता एक्सलरेशन कितना आ गया, -2 +4 x -8, ये आ गया स्ट्रेट लाइन। मतलब ax कर दो, एक्सलरेशन और x में जो रिलेशन है वो भी स्ट्रेट लाइन है, 4x -8। अभी तो प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है भाई? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अबे गधो पॉजिटिव है बे, एक्स का कोफिशिएंट ना दिख रहा तुम्हें? हद हो गई यार, एक्स का कोफिशिएंट +4 है, निगेटिव लिख रहे हो तुम, शर्म ही नहीं है तुम्हें? क्या करें यार तुम्हारा, है भाई, क्या करें तुम्हारा? ए एक्स पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, वाई इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना है? -8। मतलब ग्राफ यहां -8 से पास करेगा, -8 से पास करेगा, ठीक है, -8 से पास करेगा और पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना दो। ये लो, ये लो, बन गई पॉजिटिव स्लोप की लाइन, -8 से बना दी, आ गया, आ गया एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब x = 2 होगा, तो ये 2 मीटर होगा। ये ax ग्राफ आ गया, लो ax ग्राफ आ गया। हमने पूरा वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन लिख दिया, हमने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x बता दिया। ये यदि किसी एक मूवमेंट पे, किसी एक x पे पूछता है, तब तो ये आसान सा काम करना है। ये कब करना है? जब हमें पूरा डिटेल में पूछे कि x के फंक्शन में एक्सेलरेशन निकालो या ग्राफ निकालो, तो फिर हमें ऐसे जाना है स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज तुमसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा और वो तो तुरंत से सोल्व हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो हमें इन डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया कभी, या मान लो हमारे से टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये कर देंगे सोल्व। दो कहां से? अरे बेटा इसको एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते एक लाइन का? एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? वाई पे जो है उसको 0 कर देते हैं। वाई पे क्या है? एक्सेलरेशन, इसको 0 कर दे, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब ये भी मैं सिखाऊं यार, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, बता, कॉमन सी बात है यार, आ जाएगा 2 अपने आप, ठीक है ना? तो देखो कई टाइप के ग्राफ होते हैं, आगे भी हम बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़ेंगे, उसका एरिया कुछ वर्क बताएगा, पावर का टाइम के साथ एक ग्राफ पढ़ाएंगे, और भी आगे बहुत सारे ग्राफ आते रहेंगे, ठीक है ना? तो ग्राफ यूज करना आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यार, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं क्या पाते हो या नहीं। ये वाला क्वेश्चन करो। A ball is dropped vertically from height d above the ground. It hit the ground and bounced up vertically to a height d/2. d हाइट से गिराया और वापस d/2 तक गई। Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v और height h में रिलेशन बताओ। देखो vx ग्राफ ही है ये, लेकिन x की जगह यहां h है, हाइट के साथ वेलोसिटी पूछी है। तो तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं है, तुम्हें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। मतलब कुल मिला के 3 ऑप्शन गलत प्रूव करने हैं, बस काम बन जाएगा। 3 ऑप्शन गलत प्रूव करने हैं। वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन, क्या लगता है वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा? है भाई, वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि फॉर्मूला होता है v² = u² + 2s। ये रिलेशन देख के कहीं से मुझे नहीं लग रहा कि ये स्ट्रेट लाइन है। यहां v तो वेलोसिटी हो गई, u इनिशियल रेस्ट से छोड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल हाइट है d, तो जितना नीचे है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मान लो यहां की हाइट h है, तो d s को लिख दूंगा d - h जो भी है। पर देखो इस रिलेशन को देख के मुझे स्पष्ट है कि v पे स्क्वायर है और उस पे स्क्वायर नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है।
अब इनमें से देखना है, डी हाइट से रिलीज किया है, तो देखते हैं कौन सा ग्राफ हो सकता है। जब डी हाइट से रिलीज करेंगे तो हाइट घटेगी, पहले हाइट घटेगी घटेगी और वेलोसिटी नीचे होगी, हाइट घट रही होगी, वेलोसिटी नीचे होगी। अच्छा, डी हाइट घट रही हो, देखो इसने क्या कर दिया, देखो इस ग्राफ को ऐसे बना के दे रखा है। ये कह रहा है ऐसे थोड़ा ना आएगा यार, ऐसे थोड़ा ना आएगा, हाइट घटेगी तो डी इनिशियल था तो ऊपर जाना जाना तो बनता, तो भी सोचते, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन इसमें मामला सेट हो रहा है, लेकिन इसमें भी एरो गलत लगा रखे हैं यार, इसमें भी एरो गलत लगा रखे हैं, उधर जाना चाहिए था और जाना उधर चाहिए था, क्योंकि इनिशियल डी है तो ऐसा एरो होना चाहिए था, ऐसे जाने वाला, लेकिन इसने ऐसा आने वाला गलत एरो लगा रखा है। देखो इसमें देखते हैं इसमें क्या सही है, हाइट डी थी, एरो भी ऐसे है, तो किसी हाइट से रिलीज किया, किसी हाइट से रिलीज करेंगे तो हाइट घटेगी घटेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे की तरफ है तो इसलिए निगेटिव वेलोसिटी लिया। देखो वेलोसिटी निगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ती गई मैक्सिमम हो गई। जस्ट टकराने से पहले निगेटिव में मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन टकराते ही जैसे टकराएगी तुरंत से वापस ऊपर आ जाएगी वेलोसिटी, तो जैसे निगेटिव वेलोसिटी अचानक से पॉजिटिव में आ जाएगी। बात समझ में आती है, नीचे निगेटिव थी, टकराते ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी। ये मतलब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए जिसमें वेलोसिटी नीचे भी होगी और टकरा के जब ऊपर जाएगी तो ऊपर भी होगी। मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तरफ निगेटिव में बने और एक तरफ पॉजिटिव में, ये दोनों पॉजिटिव में, ये दोनों निगेटिव में, ये तो वैसे ही गलत हो गए, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। तो देखो ये बन रहा है ग्राफ, ये आ रहा है ग्राफ सही। देखो कैसे पता लगा रहा हूं, जब मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव में होगी और टकरा के जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी। मतलब एक ग्राफ नीचे की तरफ, एक वेलोसिटी नीचे होगी तो एक वेलोसिटी ऊपर होगी, तो पक्की बात है ग्राफ निगेटिव वी में भी बनेगा और पॉजिटिव वी में भी बनेगा। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, ए आंसर आ गया, ज्यादा नहीं। हमें ऑप्शन गलत प्रूव करने होते हैं, जब 4 ग्राफ दिए होते हैं तो उसमें से 3 ग्राफ को गलत और एक को सही, बस खत्म बात, आंसर आ जाए। हमने क्या कहा कि जब पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करेंगे तो नीचे आते टाइम तो वेलोसिटी नीचे होगी, टकरा के अब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर होगी, तो आते टाइम नीचे, इसको मान लो तुमने निगेटिव बोल दिया, और जा रहा है जब ऊपर मतलब इसको पॉजिटिव। मतलब ग्राफ जो है वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस पे भी बनेगा और निगेटिव एक्सिस पे भी बनेगा। ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस पे है तो वेलोसिटी का नहीं हो सकता, ये दोनों निगेटिव में, ये भी नहीं हो सकता, पहला हो सकता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना है, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी में रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करके हम आंसर देते हैं। नेक्स्ट आता है, हम सीखने की कोशिश करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा तो तुम्हारे लिए मैं नहीं मानूंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन अच्छा है, हमें छोटे मोटे ग्राफ को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये काम की चीज है। कई बार हमें ग्राफ कन्वर्ट करने पड़ जाते हैं, एक्सटी ग्राफ दे दे तो वीटी बनाना पड़ जाता है, वीटी दे दे तो एटी बनाना पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा तुम्हें जिससे ग्राफ कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, क्योंकि तुम्हें तो ऑप्शन सेलेक्ट करने रहेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ग्राफ कन्वर्जन को पूरा समराइज कर रहा हूं, सिर्फ एक स्लाइड में, देखना पूरा काम बन जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूं एक्सटी ग्राफ, इधर मैं लिख रहा हूं एक्सटी ग्राफ, यहां मैं लिख लूंगा वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, और यहां मैं लिखूंगा एटी ग्राफ। ठीक है ना, एक्सटी, वीटी और एटी। ठीक है, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। ओके,
ऐसे देखो बेटा, यदि एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला है, यदि एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला है, यदि एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला है, तो वीटी ग्राफ क्या बनेगा? एक्सटी से वीटी कैसे निकालोगे? पैराबोला है, एक्सटी ग्राफ पैराबोला का मतलब एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पैराबोला मतलब टी स्क्वायर में एक इक्वेशन होगी, ठीक है ना, टी स्क्वायर में इक्वेशन होगी। तो उसका डिफरेंशिएशन से आएगा वेलोसिटी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक स्ट्रेट लीनियर वेरिएशन आता है। तो ध्यान रखना, जब एक्सटी ग्राफ पैराबोला है तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। और जब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो एटी ग्राफ कांस्टेंट लाइन होगा। कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट लाइन मतलब जैसे a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -2, ऐसा कुछ कांस्टेंट लाइन। ये याद करना है, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन। पैराबोला दो टाइप के हो सकते हैं, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। यदि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हुआ मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन जो है ना पॉजिटिव स्लोप की बनेगी, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट वो कैसे स्लोप की? पॉजिटिव स्लोप की। और पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है वीटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, प्लस की कांस्टेंट लाइन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल समझाता हूं, x मान लो है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है नहीं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो v क्या आएगा? 2t प्लस 2। देखो स्ट्रेट लाइन आया नहीं आया? और कैसे स्लोप क्या है? ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो ये कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2। देख पॉजिटिव का कांस्टेंट आएगा। तो ये जो मैंने कहानी लिखी है ना, बहुत सोच समझ के लिखी हुई है, ध्यान रखना। पैराबोला स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव कांस्टेंट। दूसरा है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग। यदि पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खोल रखा है मतलब निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, ठीक है, निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो बनेगा वो निगेटिव कांस्टेंट बनेगा, निगेटिव कांस्टेंट बनेगा। ये कहानी है पूरी, ये कहानी है पूरी, ठीक है। ये स्लाइटली ऐसे शिफ्ट भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट भी हो सकता है। कैसे? थोड़ा शिफ्ट कर दूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। अब ये वीटी ग्राफ पैराबोला दे दी, पर बनेगी नहीं ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने, लेकिन बड़े तो हम कर सकते हैं। ये मान लो पैराबोला है, वीटी ग्राफ पैराबोला है, तो फिर इधर आते टाइम ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की होगी, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। यदि ओपनिंग डाउनवर्ड है तो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब पूरी की पूरी जो है, देखो यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ये वाली चीज यहां है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल बात। हाँ, ये क्यूबिक आएगा। ऐसी सिचुएशन में एक्सटी क्यूबिक आएगा। क्यूबिक ग्राफ हम छोड़ो, बनवाएगा नहीं तुमसे, क्यूबिक ग्राफ नहीं बनवाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो कुल मिला के पूरा जो एनालिसिस है ग्राफ कन्वर्जन का वो ये है, ये आता है। मतलब ग्राफ, कोई भी ग्राफ तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ कन्वर्जन कर सकते हो इजीली।
जैसे एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, चलो एक मान लो यही क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन है, लो ये क्वेश्चन है, हमें 80 ग्राफ दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, उधर से इधर भी आना आना चाहिए, इधर से उधर भी जाना चाहिए, मतलब दोनों तरफ की बात है, ये ऐसे नहीं है, दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ हम ये बातें कर सकते हैं। दोनों तरफ का क्या मतलब हुआ, 80 ग्राफ जब एक कांस्टेंट लाइन होगा तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। यदि ये कांस्टेंट लाइन पॉजिटिव का कांस्टेंट होगा तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी, निगेटिव का कांस्टेंट होगा तो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तो यहां से यहां, दोनों कन्वर्जन हमें आने चाहिए। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये क्वेश्चन करना है, हमें 80 ग्राफ दे रखा है, ये 80 ग्राफ दे रखा है, इससे हमें बनाने हैं वीटी ग्राफ। 80 ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना, जरा बताइए कौन सा सही है, बताइए जरा। 80 ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना है, 80 ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना है। एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना है। ये जो नालायक है ना, डी बोल रहा है, शर्म नहीं है उसको तो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती नालायक को। देखो, पॉजिटिव का कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, जब 80 ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो वीटी ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और वो भी कैसे स्लोप की, पॉजिटिव स्लोप की। तो पहले तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फिर है निगेटिव कांस्टेंट। निगेटिव कांस्टेंट का मतलब है जब 80 ग्राफ निगेटिव का कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप की बननी चाहिए, मतलब आधे ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी और आधे ग्राफ में निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें ऐसा है, क्या इसमें ऐसा है, ये भी पॉजिटिव स्लोप की, ये भी पॉजिटिव स्लोप की, इसमें ऐसा नहीं है, नहीं है इसमें ऐसा। क्या इसमें ऐसा है, नहीं है, ये सिर्फ निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ऐसा। क्या इसमें ऐसा है, नहीं है, ये तो कांस्टेंट लाइन बन गई। बचा क्या, जो चीजें सिखाई है ना एज इट इज अप्लाई करनी है, बस दिमाग खुद का लगाना ही नहीं है। पता नहीं कहां से दिमाग लगा रहे थे तुम लोग, सुनते तो हो नहीं जो मैं बोलता हूं वो। मैं तो इतनी देर से लिखवा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, कुछ सोच समझ के बता रहा हूं ना बेटा, सुनो उस बात को, बस उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब तुम चाहे ए बोले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टाइम जो तुम्हारा आंसर है वो सही होना चाहिए। ठीक है हाँ, बोलो बोलो बोलो। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होते बेटा, ग्राफ कन्वर्जन से आसान क्वेश्चन नहीं होते, लोगों को पता नहीं क्यों टफ लगते हैं। जब हमें वो टेबल पिछली वाली याद है ना, तो ग्राफ कन्वर्जन सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज। निगेटिव, अबे नालायक, माइनस का 3 नहीं दिख रहा तुम्हें ये एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट निगेटिव का नहीं है, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो पहले पॉजिटिव स्लोप की बनेगी, बाद में निगेटिव स्लोप की बनेगी। ठीक है, चलो ये करो, थोड़ा सा टफ कर लो, ये करो। वीटी ग्राफ दे रखा है इस बार और एटी ग्राफ बनवाया है, वीटी ग्राफ दिया है और एटी ग्राफ बनवाया है, वीटी ग्राफ दिया है और एटी ग्राफ बनवाया है। बताओ, सिंपल है, सिंपल है। देखो
वीटी ग्राफ पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, तो एटी ग्राफ वीटी से एटी कांस्टेंट लाइन बनेगी, तो पॉजिटिव कांस्टेंट, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट फिर जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब फिर जीरो, और ये निगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट जीरो बट फिर पॉजिटिव, बल्कि आना क्या चाहिए था निगेटिव का, पॉजिटिव जीरो निगेटिव, डी आंसर, डी आंसर। देखो बोलो बोलो बोलो, मजा आया क्या? ग्राफ कन्वर्जन से डरोगे क्या भागे? ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन में कभी भी डर महसूस होगा? यदि वो टेबल याद है तो कभी नहीं डरना है, कभी नहीं, ठीक है? बस उसको याद कर लेना अच्छे से, और कुछ नहीं है। लास्ट पोर्शन आता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन वर्टिकल मोशन, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन वर्टिकल मोशन। एक पार्टिकल को जब हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो जाता है और लौट के फिर वापस आता है। यदि मान लो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए तो उसका क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो वैसे यदि बताओ ना सच्चाई बेटा, हकीकत में एयर रेजिस्टेंस का फोर्स को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो बेसिकली जो नॉर्मल से फैक्टर है वो तो मैं बताऊं, तो एक तो किधर जा रहा है पार्टिकल, उस पर डिपेंड करता है। पार्टिकल जिधर जा रहा है एयर रेजिस्टेंस उसके अपोजिट लगेगा। यदि एक बॉल जो है इधर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा, ऊपर जा रही है तो नीचे लगेगा, नीचे आ रही है तो ऊपर लगेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है ना, एयर फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो मैग्नीट्यूड भी उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कांस्टेंट लगे, ऐसा कुछ। उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो स्पीड के ऊपर प्रोपोर्शनल, स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है वो भी हम नहीं जानते, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, कैसे। अब क्वेश्चन 1000 टाइप के बन सकते हैं, लेकिन वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नीट लेवल की यदि बात करें तो नीट लेवल में पहली बात तो एयर रेजिस्टेंस वो कंसीडर नहीं करवाएगा। यदि करवाता है तो वो तुम्हें सिंप्लीफाई, आसान करके देगा। कैसे? वो कह देगा कि मान लो कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कांस्टेंट है, मान लो, वो कहेगा मान लो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। इससे सिचुएशन आसान हो जाती है। बस हम इसी सिचुएशन पे काम करते हैं, इसी सिचुएशन को पढ़ते हैं। तो ठीक है ना? तो मैं केस ले रहा हूं, व्हेन फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज गिवन कांस्टेंट। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो है कांस्टेंट दिया हो, हम उसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ठीक है? जब एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सो इफेक्ट, या मैं कहूं एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज ए, मान लेते हैं ए है। देखो चाहे फोर्स दे दे तो एफ अपॉन एम हो जाएगा ए, या सीधा सीधा ए दे दे। कुल मिला के हमने कहा कि एयर रेजिस्टेंस के कारण उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा सिर्फ एयर रेजिस्टेंस के कारण, वो ए के इक्वल आएगा, ए के इक्वल मान लेते हैं, कांस्टेंट है ए। ठीक है? तो देखो क्या होगा, पार्टिकल को जब हमने ऊपर फेंका तो ये गया और लौट के ऐसे वापस आया। ठीक है ना? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब ये बॉल ऊपर जा रही है, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो mg तो लगेगा नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ,
और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी नीचे लगेगा, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी नीचे लगेगा, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी नीचे की तरफ आएगा, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा। ठीक है ना? तो यदि मैं फोर्स ना लिख के एक्सेलरेशन लिखूं, यदि मैं फोर्स ना लिख के एक्सेलरेशन लिखूं, तो जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी का हो गया और ए एक्सेलरेशन एयर रेजिस्टेंस के कारण आएगा। जब बॉल ऊपर जा रही होगी ऐसे, तो एयर रेजिस्टेंस इसका, हमेशा एयर रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, तो ऊपर जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। तो जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स के कारण, और जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगा है उसके कारण ए एक्सेलरेशन। तो बता सकते हो नेट जी इफेक्टिव क्या हो, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट अपवर्ड मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? जी प्लस ए। सोचो, जी भी नीचे ए भी नीचे, तो नेट कितना हो जाएगा? जी प्लस ए। इसको हम नाम दे देते हैं जी इफेक्टिव। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? जी इफेक्टिव। जो नेट एक्सेलरेशन है इसको जी इफेक्टिव बोल देते हैं, जो जी प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी प्लस ए। कब? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है? जब पार्टिकल लौट के वापस नीचे आ रहा है, जब पार्टिकल लौट के वापस नीचे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो देखो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जी तो नीचे ही आएगा। लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा, तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स आएगा ऊपर। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इतना भी ज्यादा नहीं होता कि mg से ज्यादा हो जाए। सोच के देखो, यदि mg से ज्यादा हो गया तो पार्टिकल नीचे क्यों आएगा? फिर तो ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो है mg से ज्यादा नहीं होगा, तो g ज्यादा है a कम है। जैसे g है 9.8 या 10, तो a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, कुछ दे देगा वैल्यू। ठीक है ना? हाँ, तो इस बार जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इस बार जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव, ये जी इफेक्टिव होगा जी माइनस ए। क्या हो जाएगा? जी माइनस ए माइनस जी नहीं, जी माइनस ए, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी माइनस ए, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? जी माइनस ए। तो कुल मिला के हमें जो बात याद रखनी है वो ये है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल, अपवर्ड मोशन में जी की जगह हम जी इफेक्टिव यूज करेंगे, जो हो जाएगा जी प्लस ए। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन जी की जगह हम जी प्लस ए यूज करेंगे। ठीक है? तो टी अप कितना आएगा? टाइम पीरियड ऑफ अपवर्ड जर्नी कितना आएगा? ऊपर जाने का टाइम कितना आएगा? बता सकता है कोई? ऊपर जाने का टाइम सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एक मिनट के लिए सोचें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बस एक पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंका है। कितनी स्पीड से? यू से। यू स्पीड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है। बताओ, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होता है 2u/g, ऊपर जाने का। टी अप, अप मतलब अपवर्ड जर्नी का टाइम। टी अप कितना होगा? u/g। टी अप कितना होगा? u/g। ऊपर जाने का टाइम होगा u/g, लेकिन अब जी जो है यहां जी इफेक्टिव ले लेंगे। जी u/g ही यहां है, बस जी की वैल्यू जी इफेक्टिव हो जाएगी, तो u/g प्लस ए हो जाएगा। तो पहले जो टाइम लग रहा था ऊपर जाने का, अब ऊपर जाने का टाइम उससे क्या लगेगा? कम लगेगा, मतलब जल्दी ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो टी अप जो है वो हो जाएगा u/g प्लस ए। बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे दिमाग। हम क्या कर रहे हैं, बस जी को जी ना लिख करके जी प्लस ए लिख देंगे जब ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाते टाइम लगता है u/g, क्योंकि टोटल टाइम होता है 2u/g, जिसमें से u/g ऊपर जाने का होता था और u/g नीचे आने का होता था। तो ये आ गया। चलो बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट क्या होगी?
मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा। क्या होता था मैक्सिमम हाइट पहले? पहले मैक्सिमम हाइट क्या होता था? पहले मैक्सिमम हाइट क्या होता था? यू स्क्वायर बाई जी। क्या होता था? यू स्क्वायर बाई जी। अब क्या होगा? अभी भी यू स्क्वायर बाई 2g। ना लाइक किसने यूज कर बाई जी, मेरा दिमाग काम नहीं करा। फिर यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ, तो यू स्क्वायर बाई 2g ही अब होगा। बस जी की जगह क्या रख दूंगा? जी इफेक्टिव। जी की जगह क्या रख दूंगा? जी इफेक्टिव। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2, जी की जगह रख दोगे जी प्लस ए। क्योंकि बेटा हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड जो होगी ना, वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन क्या है। किस पे डिपेंड करेगी? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है, इस पे डिपेंड करेगी। उसको मतलब नहीं है कि नीचे आते टाइम क्या एक्सेलरेशन है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर जाने वाली मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? अपवर्ड जर्नी पे। डाउनवर्ड जर्नी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वहां जी की जगह हमने जी प्लस ए यूज कर दिया। ठीक है, चलो ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे। मैक्सिमम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी। ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव यूज करूंगा जी माइनस ए। जब नीचे आएगा पार्टिकल तो जी इफेक्टिव क्या यूज करूंगा? जी माइनस ए। नीचे आते टाइम जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा। तो बताओ टी डाउन कितना होगा? नीचे आने का टाइम कितना होगा? टी डाउनवर्ड कितना होगा? टी डाउनवर्ड नीचे आने का टाइम कितना होगा? कितना होगा? नहीं, अपवर्ड ऊपर जाने का टाइम होता है। देखो, इक्वल कब होता था ऊपर और नीचे आने का टाइम? जब एयर रेजिस्टेंस होता ही नहीं था, यू बाई जी जाने का, यू बाई जी आने का। अब तुम क्या सोच रहे हो कि कई लोग सोच रहे हैं, देखो कई लोगों का सोचना है कि जो टी डाउन जो होगा, टी डाउन जो होगा वो u अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए होगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं बेटा कि ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। नहीं होगा ये नहीं होगा, ये गलत है। ये नहीं होगा, जी माइनस ए नहीं होगा, u अपॉन जी माइनस ए नहीं होगा। रीजन, u अपॉन जी माइनस ए तब होता जब पार्टिकल उतनी ही हाइट पे जाता जितना एयर रेजिस्टेंस के बिना गया था। एयर रेजिस्टेंस के बिना पार्टिकल जितनी हाइट पे जाता है ना, यू स्क्वायर बाई 2g, उतनी हाइट से रिलीज करते तो फिर u बाई जी आता। अब तू खुद सोच के बता, मान लूंगा मैं ये होगा, पर उस कंडीशन में क्या पार्टिकल लौट के जब वापस आएगा तो इसकी स्पीड वही होगी जिस स्पीड से फेंका था? क्या u स्पीड से वापस लौट के आएगा? यदि एयर रेजिस्टेंस है तो जितनी स्पीड से फेंकोगे, क्या पार्टिकल वापस उतनी स्पीड से लौट के आ रहा है? क्या u स्पीड से लौट के आ रहा है? नहीं आ रहा। तो u बाई जी कैसे? यदि u स्पीड से ही आता ना तो u बाई जी लगाते, मैं समझता। लेकिन u स्पीड से लौट के नहीं आ रहा है, वो कम स्पीड से लौट के आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये गलत है, ये नहीं लगाना है। लिख के काट लेना, ऐसे लिखोगे और काट लोगे ताकि याद रहे कि ये नहीं लगाना है, u अपॉन जी माइनस से नहीं लगाना है। तो क्या करें? अब देखो इसका टाइम कैसे निकालते हैं। मुझे मिल चुकी है कि मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मुझे यह पता चल चुका है कि इतना मैक्सिमम ऊपर गया। तो तेरे को मैक्सिमम हाइट पता चल गई और वहां से तो पार्टिकल गिर रहा है। जब किसी हाइट से पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी हाइट से पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो क्या होता है?
√2h/g बताया था, √2h/g। वेरी गुड, √2h/g होता है। तो यहां भी वही होगा, √2 इंटू एच मैक्सिमम अपॉन जी। जी इफेक्टिव हो जाएगा G-A। जी की जगह क्या हो जाएगा, G-A। बस √2h/g फॉर्मूला लगा और जी की जगह नीचे आते टाइम जी हो जाएगा G-A। तो ये आंसर आएगा √2h अपॉन G-A, √2h अपॉन G-A। ये ध्यान रखना, ये सही है, ये सही है। h तो निकाल ही चुका है, ये h यहां पे रखते हैं, तो ये आएगा √2 इंटू एच को क्या रखेगा, u² अपॉन 2g+a, ये h उठा के रख दिया, अपॉन G-A। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u² का रूट बाहर u आएगा, तो t डाउन क्या हो जाएगा, t डाउन क्या हो जाएगा, t डाउन जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा u अपॉन √G+a इंटू G-A। ये आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। तो यदि ये सीधा ना याद रहे ना, यदि ये सीधा ना याद रहे तो ये देख, मैक्सिमम हाइट तो तुरंत से निकाल ही देगा u²/2g से, ये तो याद ही रहेगा u²/2g, बस g की जो G+ से रखना है, ये रख करके ये फॉर्मूला लगा देना √2h/g, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और G+ से G- से मल्टीप्लाई हो गए, तो u² का बाहर रूट हट गया तो u आ गया। ठीक है, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया u अपॉन √G+a इंटू G-A। ये टी डाउन है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम और मैक्सिमम हाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी हो जाएगा टी अप प्लस टी डाउन, तो टी हो जाएगा टी अप होगा u अपॉन G+a प्लस u अपॉन √G+a इंटू G-A। ये होगा u अपॉन G+a तो ऊपर जाने का टाइम, और u अपॉन G+a G-A नीचे आने का टाइम। ठीक है, ओके। एक चीज और पूछ लेता है यहां पे, क्या ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा या नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा? यदि तुमसे पूछा जाए, यदि एक्सेलरेशन एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए, तो पार्टिकल के ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा या पार्टिकल के नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा? क्या लगता है, पार्टिकल ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा या नीचे आने का टाइम? सोच समझ के बताओ। जब पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने का मतलब ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? देखो दोनों टाइम दे रहा हूं मैं, एक है u अपॉन G+a, एक है u अपॉन √G+a G-A। कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है इसमें, कौन ज्यादा है बताओ? नॉट। यदि ये G+a होता ना यहां, तो ये रूट हट जाता तो u अपॉन G+a आता, लेकिन इसके नीचे जो ये लिखा है ना, इसके नीचे लिखा है G+a, इसके नीचे जो ये लिखा है ये G+a से छोटा है, देख G-a यहां पे है, छोटा है। नीचे वाली चीज छोटी है मतलब ये चीज बड़ी है, ये चीज क्या है, बड़ी है। तो टी डाउन जो है वो ज्यादा होगा टी अप से, नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा ऊपर जाने से, नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा ऊपर जाने से, क्योंकि एक्चुअल में ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम हाइट तो दोनों की सेम है, हाइट तो दोनों की सेम है। ऊपर जाते टाइम जितनी हाइट पे जाएगा, नीचे आते टाइम भी तो उतनी हाइट से नीचे आएगा, लेकिन ऊपर जाते टाइम जो एक्सेलरेशन है ज्यादा है, G+a है, और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन G- कम है। जहां एक्सेलरेशन कम होता है वहां टाइम ज्यादा लगा उसको, इसलिए डाउन आने का टाइम ज्यादा होता है अप जाने से। हमेशा ध्यान रखना, जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं
तो पहले जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तब ऊपर और नीचे दोनों का टाइम बराबर होता था, लेकिन यदि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ऊपर जाने का टाइम कम होगा एज कंपेयर टू नीचे आने का टाइम, नीचे आने वाला टाइम ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। यहां इसी के साथ हमारा पूरा ये पोर्शन खत्म होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इतना ही है। ठीक है, तो ये एयर रेजिस्टेंस वाला कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक थी, सेम उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से निकाल सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। और ये याद भी रखना चाहिए, एटलीस्ट ये केस जो मैंने बताया वो तो याद रखना ही रखना चाहिए, चाहे कुछ भी है, इतना तो बता पूछ ही सकता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आ जाओ, जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब दो। पहला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन था बेटा, हद हो गई, कौन सा चैप्टर था, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इनिशियल वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है पार्टिकल की, और 4 सेकंड पे पूछा है। 4 सेकंड मतलब यहां, मतलब ये टोटल एरिया निकालो। एरिया क्या बताएगा? इसका जो एरिया है पहले तो निकालो, कितना आएगा। ये ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया आएगा 2 इंटू 6, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 12 18 यूनिट। एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया जो है ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया रख दो 18, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल निकालना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 18 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कितना दे रखा है 2, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 20। तो कुछ नहीं है, 80 कर्व का जो एरिया है वो बता होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। 4 सेकंड पे पूछा है तो 4 सेकंड तक का एरिया निकाला, एरिया आया 18 यूनिट, और हमने उसको डेल्टा वी के इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। तो देखो ग्राफ के क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, जो चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं वो याद होनी चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो याद है फिर क्वेश्चन सोल्व ना हो। अबे नालायक 38 कहां से आ गया तेरा, शर्म नहीं आ रही तेरे को? एरिया है 18 यूनिट और फाइनल उसमें निकालना है, तो ये दो जुड़ गया तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। हद हो गई, कैसे सोल्व करते हो पता नहीं। चलो ये करो, a body starting from rest move along straight line with a constant acceleration, the variation of speed and distance represent, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, u0 है, एक कांस्टेंट है। क्या पूछा है? वेलोसिटी और एस में रिलेशन, v और s में रिलेशन बताओ। कुछ भी तुक्का ना लगाओ नालायको, सोचो सोचो। एक कांस्टेंट है, u0 है, वेलोसिटी और s में रिलेशन पूछा है, v और s में रिलेशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी पहले तो बताओ, ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले बता कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए v और s में? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये लगानी चाहिए, मानता है। v निकालना है, u0 है, 2a और डिस्प्लेसमेंट s, ध्यान से देख, ये तो बन जाएगा y², ये कुछ कांस्टेंट और ये x, कौन सा ग्राफ है? पैराबोला, पैराबोला। किधर ओपन खुलेगा? देखो y पे स्क्वायर है तो x पे खुलेगा, ओपनिंग, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपनिंग राइटवर्ड,
सब कुछ सिखाया गया है। यदि तुम्हें इक्वेशन लगाओ तो तुक्का लगाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता मैं। यदि तुक्का लगा के आंसर दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग है ना, तेरे को वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पता है ना, तो इक्वेशन लगाएगा। और इक्वेशन लगाएगा तो चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि ये पैराबोला है। गलत हो ही नहीं सकता। राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसमें से मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है। हद होगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन बच्चों पे जो बस तुक्का लगा के आंसर देना पसंद करते हैं। अरे बेटा सोच मत दे यार, जवाब मत दे, इससे अच्छा मत दे। लेकिन जवाब दे रहा है तो थोड़ा सोच समझ के दे, तुक्का मत लगा। तुक्का तो बेकार चीज है यार। यही आदत तुम्हें एग्जाम में पड़ जाती है, वहां जाके बस तुम्हें तुक्के दिमाग में आते हैं, कंसेप्ट दिमाग में नहीं आता है। सुधर जा सुधर जा, अभी समय है, बाद में नहीं सुधर पाएगा। जब तेरे को पता है यार ये रिलेशन होता है तो फिर क्यों तुक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है? ईमानदारी से बता, तुक्का कितने लोगों ने लगाया था? बहुत सारे लोगों ने तुक्का लगाया था, मुझे पता है, मुझे पता है ना। कुछ नहीं सोचा समझा, बस जवाब दिया। क्या सही है वो? ये कर 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब दे। एस को टाइम क्यों लिया था बेटा? ऐसे थोड़ा ना टाइम ले लेंगे, फिर तो कुछ भी कर रहे हो तो ऐसे थोड़ा ना आंसर आएगा। एक कार रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है अल्फा एक्सेलरेशन से कुछ देर के लिए, फिर डीएसेलरेट हो रही है बीटा रिटार्डेशन से और रेस्ट पे आ गई। टोटल टाइम टी लगा, तो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। याद ही है फॉर्मूला यार, ये तो याद ही है, अभी सिखाया था। देख एग्जाम में आया हुआ है ये, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी बताया था ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो ए कुछ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के ग्राफ में जो चीजें सिखाई गई हैं वो याद रखनी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस खूब जम के करो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेरी तरफ से कंप्लीट है, बट तुम्हारी तरफ से अभी कंप्लीट नहीं है। जी भर के क्वेश्चन लगाओ, जी भर के, मतलब ऐसे पढ़ो कि ये लास्ट बार पढ़ रहे हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिंदगी में दोबारा पता नहीं देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ही लगा डालो। इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन। और फिर से बता दूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हल्का रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी रिवाइज कर लेना, मोशन अंडर ग्रेविटी का रिवीजन कर लेना पूरा, ठीक है ना? वो काम आएगा पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन में, मोशन इन प्लेन में काम आएगा, ठीक है? ओके बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेहनत करो अच्छे से, क्वेश्चन सोल्व करते रहो। बाय बेटा, बाय।